हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी 10+2 यानी कि इंटर लेवल एग्जाम के लिए जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख दी हूँ, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। ठीक है, ये सारे बीएसएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसका हम लोग आज के इस वीडियो में चीड़-फाड़ करने वाले हैं। चीड़-फाड़ मीन्स एनालिसिस करने वाले हैं, मतलब कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है ये तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, और उसके बाद से कितना लेवल तक का बीएसएससी क्वेश्चन पूछता है जनरल साइंस से ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा। ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, मॉडरेट पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन का हम लोग चीड़-फाड़ करेंगे यानी कि एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद से उसके इर्द गिर्द की बातों को भी जानेंगे, ताकि वो टॉपिक समझने के साथ साथ उसके इर्द गिर्द की बातों को भी, मतलब उसके इर्द गिर्द की जो टॉपिक है वो भी हम लोगों के माइंड में कवर हो जाए। ठीक है ना, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। हर एक क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा, खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इससे पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कितनी बेहतर है। अगर आप लोग की तैयारी एकदम ज़बरदस्त है तो ये मैं 5 ही क्वेश्चन बोर्ड पर लिखी हूँ, ये 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोग यूँ चुटकियों में आसानी से बता सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मात्र 2 सेकंड में बता सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है बीएसएससी द्वारा, ये ओरिजिनल क्वेश्चन मैं पहले ही बता दे रही हूँ, अब बोर्ड पर लिख दी हूँ। इसका मतलब आप लोग ये नहीं समझिएगा कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है। जी नहीं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन ही है, बस वो जो रियल वाला है ना वो स्क्रीन पर दिखाने के बजाय बस उसको मैं बोर्ड पर लिख दी हूँ। ठीक है, तो विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है, सबसे पहला सवाल। ऑप्शन ए में है तांबे का तार, बी में है नाइक्रोम का तार, सी में है टंगस्टन का तार और डी में है लोहे का तार। अब बताइए, ये टफ क्वेश्चन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होगा विद्युत इस्त्री यानी कि जो हम लोग आयरन करते हैं ना, आयरन में नाइक्रोम का तार होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों को पता होगा जो आयरन होता है वो इस डिज़ाइन का होता है, और इसमें जो तार होता है, जिस तार को कुंडलित किया जाता है वो नाइक्रोम का तार होता है। ऐसे ही कुंडलित करके ये नाइक्रोम के तार को लगा दिया जाता है। ठीक है, और ये दोनों तार चला जाता है प्लग में। ठीक है, तो ये जो कुंडलित किया हुआ तार होता है यही होता है नाइक्रोम का तार। अब देखिए यहाँ पर और भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ सकता है। अब यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन तो ये पूछ दिया कि हाँ विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है। हो सकता है कि इस बार इससे रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चन पूछ दे, तो थोड़ा और हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, विद्युत इस्त्री के बारे में। नाइक्रोम के तार का तो यूज़ किया जाता है, लेकिन हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि विद्युत इस्त्री में उपयोग किया जाने वाला नाइक्रोम के तार के साथ और कौन सा पदार्थ जो है ना उसको मतलब भरा जाता है, यानी कि लेमिनेट किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा आप लोग समझ जाइए, नाइक्रोम के तार के साथ हम लोग अभ्रक को भरते हैं। सोचिए ज़रा, ये नाइक्रोम के तार को जो कुंडलित किया गया है, अगर ये तार जो है ना, ये जो आयरन है, आयरन का जो सबसे नीचे वाला प्लेट होता है, जिसको जो मिश्र धातु का प्लेट होता है जिससे चिपका कर हम लोग कपड़े को आयरन करते हैं, तो वो उस प्लेट से अगर ये तार टच में चला गया, मतलब टच कर गया, तो फिर हम लोगों को तो अच्छा खासा करंट मारेगा। तो इससे बचने के लिए ये जो नाइक्रोम का तार होता है ना, मान लीजिए नाइक्रोम का तार है, ठीक है, और ये नीचे मिश्र धातु का प्लेट है, जस्ट इसी के नीचे प्लेट लगा दिया जाता है। यही वो प्लेट है मिश्र धातु का, जिस प्लेट से चिपका कर हम अपने कपड़े को जो है ना आयरन करते हैं। तो मान लीजिए अगर ये नाइक्रोम का तार इस मिश्र धातु के प्लेट से टच में आ गया तो ज़बरदस्त करंट मारेगा। तो इससे बचने के लिए ही क्या किया जाता है, ये जो नाइक्रोम का तार होता है ना, जो कुंडलित किया गया रहता है, इसी को लेमिनेट कर दिया जाता है। ये पतले झिल्ली के साथ इसको लेमिनेट करके इसमें अभ्रक भर दिया जाता है। अभ्रक एक ऐसा पदार्थ होता है ना, अभ्रक को माइका भी कहते हैं। अभ्रक एक ऐसा पदार्थ होता है जो विद्युत का कुचालक होता है लेकिन ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी कि अपने में से विद्युत को जाने नहीं देता है लेकिन ऊष्मा को जाने देता है। तो ये जो नाइक्रोम का तार है, अब देखिए ये लेमिनेट कर दिया गया है अभ्रक भरकर। अब जो है ना, ये नाइक्रोम के तार और इस मिश्र धातु के बीच में क्या आ गया है, अभ्रक आ गया है, और अभ्रक जो है ना विद्युत को अपने में से होकर जाने ही नहीं देगा, यानी कि कभी भी ये नाइक्रोम का तार जो है इस मिश्र धातु के टच में नहीं आएगा। हाँ, बहुत दिन का हो जाता है, अगर आयरन मतलब आयरन करते करते वो ये अभ्रक घिस जाता है ना, तब हल्का हल्का करंट मारता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो अभ्रक होता है वो विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी कि नाइक्रोम का तार ये जो हीट होता है तो ये अभ्रक अपने में से हीट को होकर जाने देता है, जिस वजह से ये प्लेट गर्म होता है और हम लोग आसानी से अपने आयरन
अपने कपड़े को आयरन करते हैं यानी कि इस्त्री करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से विद्युत बल्ब से भी पूछ सकता है। विद्युत बल्ब में कौन से तार का यूज़ होता है, तो टंगस्टन के तार का फिलामेंट का यूज़ होता है। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि टंगस्टन का जो तार होता है उसका गलनांक कितना होता है। जो कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट यूज़ किया जाता है ना, तो उसका गलनांक कितना होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह इसी नाइक्रोम के तार का यूज़ किया जाता है विद्युत हीटर में। हीटर जो चलता है उसमें नाइक्रोम का तार ही यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब यहाँ पर सेल यानी कि कोशिका से क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। ऑप्शन ए में है राइबोसोम, बी में है अंतःद्रव्यी जालिका, सी में है गोल्गी काय और डी में है लाइसोसोम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोशिका की आत्महत्या की थैली यानी कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एकदम सोच समझ कर आंसर देना है। आत्महत्या की थैली, राइबोसोम तो होगा नहीं डायरेक्ट। चलिए मैं आंसर ही बता दे रही हूँ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, लाइसोसोम। क्योंकि कोशिका में ये जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, राइबोसोम हो गया, अंतर्द्रव्यी जालिका हो गया, गोल्गी काय हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसमें केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस, ये जितनी भी चीज़ें पाई जाती है वो सही तरीके से काम नहीं करती है ना, तो ये लाइसोसोम जो है ना ये गुस्सा हो जाता है, एकदम गुस्सा। क्योंकि लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक जो है ना लिक्विड भरा होता है। ठीक है, और ये गुस्सा हो जाता है, अपने आप को फाड़ लेता है। ठीक है, और सभी इसके फटने से जितनी भी मतलब वो कोशिका है ना वो मृत हो जाती है। तो इसी वजह से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। एक ऐसा थैली है जिसके फटने से जो है ना कोशिका की मृत्यु हो जाती है, यानी कि ये मर्डर कर देता है कोशिका का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है कि दाद यानी कि रिंग वॉर्म होने का कारण है। देखिए इसको मैं कल ही बताई थी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिजीज़। एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा हर बार। तो देखिए यहाँ पर दाद यानी कि रिंग वॉर्म होने का कारण आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में है विषाणु, बी में है कवक, सी में है शैवाल और डी में है प्रोटोजोआ। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में डी में जीवाणु है। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी का नाम याद रखने का ट्रिक बताई थी। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि दाद यानी कि रिंग वर्म होने का क्या कारण है। विषाणु है कि कवक है कि शैवाल है कि जीवाणु है। ये तो बहुत ही आसान है। रिंग वर्म यानी कि दाद, खाज, खुजली जो है दाद होने का कारण है कवक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ट्रिक है कवक ए दाद खाद। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ही आसान, कवक ए दाद खाग, इससे आसानी से याद रख सकते हैं। कवक का मतलब है कवक से होने वाले ये सभी रोग हैं। ए से एक्जिमा और एथलीट फुट, दो बीमारी का नाम है जो कि कवक से होते हैं। उसके बाद से दाद में देखिए, पहला वाला दा से हो जाएगा दाद और दूसरा वाला द से हो जाएगा दमा। दमा की बीमारी जो होती है ना वो कवक से ही होती है। उसके बाद से खा से हो जाएगा खाज और ग से हो जाएगा गंजापन। गंजापन भी जो होता है ना वो कवक यानी कि फंगी के कारण होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दाद यानी कि रिंग वर्म जो होता है वो कवक के कारण होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चौथा सवाल है कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है, बताइए। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी बतानी है। ऑप्शन ए में है 147.2 मिलियन किलोमीटर, बी में है 152.1 मिलियन किलोमीटर, सी में है 152.4 मिलियन किलोमीटर और डी में है 167.1 मिलियन किलोमीटर। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 152.1 मिलियन किलोमीटर। ये पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी है। अब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है और चंद्रमा से सूर्य की दूरी कितनी है। अधिकतम दूरी आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। जो अवश्रव्य तरंग होते हैं उनकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी बतानी है। ऑप्शन ए में 40 हर्ट्ज से कम, बी में है 40 हर्ट्ज से अधिक, सी में है 20 हर्ट्ज से कम और डी में है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, तरंग या फिर ध्वनि आप बोलिए, उसको आवृत्ति के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया है, यानी कि 3 प्रकार है, 3 टाइप है। पहला है श्रव्य तरंग। पहला क्या है? श्रव्य ध्वनि या फिर श्रव्य तरंग, जिसको कहते हैं हम लोग सोनिक वेव। ठीक है, सोनिक वेव। ठीक है,
और दूसरा है अश्रव्य तरंग, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है अश्रव्य तरंग। थोड़ा मैं फास्ट लिख रही हूँ तो इसी वजह से राइटिंग अच्छा नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप लोग भावनाओं को समझिएगा। अश्रव्य तरंग को कहते हैं हम लोग इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, ठीक है। उसके बाद इंफ्रासोनिक वेव, और तीसरा है अपश्रव्य, सॉरी ये हो गया अश्रव्य, और तीसरा है पराश्रव्य, पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि या फिर पराश्रव्य तरंग, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो श्रव्य तरंग ऐसे ये तरंग होते हैं, इसी ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं अपने कानों से। बाकी अश्रव्य और पराश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक को हम लोग सुन नहीं सकते हैं, सिर्फ हम लोग सोनिक वेव को सुन सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में होती है, यानी कि 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ की आवृत्ति की तरंगों को ही हम लोग सुन सकते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज़ की आवृत्ति की ध्वनि को ही हम लोग सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज़ से कम रहेगा तो भी हम लोग उसको सुन नहीं पाएंगे, और 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा रहेगा तो भी हम लोग उस ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे। और इंफ्रासोनिक वेव उस तरह के वेव को कहते हैं जिसकी आवृत्ति जो होती है वो 20 हर्ट्ज़ से कम होती है, ठीक है। और अल्ट्रासोनिक वेव यानी कि पराश्रव्य तरंग उस तरह के वेव को कहते हैं जिसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, अश्रव्य तरंगों का पूछा गया है यानी कि इंफ्रासोनिक का, तो इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज़ से कम। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 20 हर्ट्ज़ से कम। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसको धीरे से टिक कर दीजिए। तो बीएसएससी द्वारा पूछे गए मात्र मैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन आप लोगों को कराई जनरल साइंस का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था उस टॉपिक के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी दे दी, ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में घुमा कर पूछे तो आप लोग उसका सही आंसर टिक करके आए। आई होप आप लोगों को हमारी बातें समझ में आई होगी। आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड होगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब उसको एकदम चीड़ फाड़ करके एनालिसिस करके आप लोगों को कराया जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का, तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, ठीक है ना। आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, जो कुछ भी समझाया गया अगर समझ में आया है तो लाइक तो बनता है, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को शेयर करना है अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के पास, जितने भी आप लोगों के रिश्तेदार हैं, हो सके तो स्टेटस लगा दीजिएगा, चारों तरफ शेयर कर देना है ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।